यह कहानी एक गरीब दर्जी लड़की समीरा की है जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रही थी। वह रहमान नगर की एक छोटी सी गली में अपनी सिलाई की दुकान चलाती थी और पूरे मोहल्ले में उसकी सिलाई की खूब तारीफ थी। उसकी सिलाई इतनी बेहतरीन थी कि इलाके की सबसे अमीर चौधरी साहब की बेगम भी अपने कपड़े उसी से सिलवाती थीं। एक दिन उसने देखा कि उसके बनाए हुए सिले हुए कपड़े तैयार थे, लेकिन चौधरी साहब की बेगम ने उन्हें लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। घर में उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी और उसे उनकी दवाइयाँ लानी थीं। वह कपड़े लेकर खुद बड़ी हवेली पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई थीं। वह 1 घंटे तक इंतजार करती रही, फिर आखिरकार बेगम साहिबा सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आईं। उन्होंने तिरछी निगाहों से समीरा को देखा और तंज भरे लहजे में बोली, इस बार बहुत देर कर दी तुमने साड़ियाँ सिलने में। समीरा घबराई और फौरन सफाई दी, बेगम साहिबा, मैंने तो 2 दिन पहले ही सिलाई पूरी कर ली थी। सोचा कि आपकी खिदमतगार आकर ले जाएगी, लेकिन जब वह नहीं आई तो मैं खुद ही ले आई। बेगम साहिबा ने गुस्से से होंठ भींच लिए और बुदबुदाते हुए बोली, इस फौजिया की बच्ची को तो आने दो, उससे पूछती हूँ। फिर वह एक एक करके कपड़े खोलकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी तेवरियां कुछ कम हुई और तारीफ करते हुए बोली, सिलाई तो बहुत अच्छी की है, पहनकर देखूंगी कि फिटिंग ठीक है या नहीं। समीरा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसे मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन तभी हवेली के एक कोने से शोर शराबा उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया हो। सारे मुलाजिम उस ओर दौड़ पड़े। किसी के हाथ में मोटा डंडा था तो किसी के हाथ में लाठी। बेगम साहिबा भी बेचैनी से उठ खड़ी हुई और चौकीदार को बुलाकर पूछा, क्या हुआ? चौकीदार घबराई आवाज में बोला, बेगम साहिबा, अभी अभी माली ने बागीचे में बहुत बड़ा इच्छाधारी नाग देखा है। वह एक पेड़ से लिपटा हुआ बैठा था। शुक्र है कि माली ने देख लिया, जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इतना सुनते ही हवेली के सारे लोग इकट्ठे हो गए। समीरा भी घबरा गई, लेकिन उसे अपनी मजदूरी की फिक्र थी। वह कांपती आवाज में बोली, बेगम साहिबा, पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। बेगम साहिबा ने एक नजर उस पर डाली और लापरवाही से बोली, हाँ, मैं फौजिया के हाथ पैसे भिजवा दूंगी और भी कपड़े सिलवाने हैं तुमसे। समीरा की उम्मीदें टूट गईं। वह मायूस होकर हवेली से निकली और पड़ोस की काला रशीदा से उधार मांगने चली गई। लेकिन काला ने उसे भरी नजरों से देखा और गुस्से से बोली, हम कोई बैंक नहीं हैं जो हर बार तुम्हें उधार दें। लेकिन उनकी बड़ी बेटी बड़ी आपा फराना मेहरबान थीं। उन्होंने समीरा को पैसे दे दिए। समीरा ने शुक्रगुजार नजरों से उन्हें देखा और जल्द वापस करने का वादा किया। घर आकर उसने पिताजी की दवाइयाँ खरीदी और थोड़ी सब्जी भी ले आई। पिताजी चारपाई पर लेटे थे और छोटा भाई आदिल ट्यूशन से लौट आया था। ये तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे। माताजी का इंतकाल कब का हो चुका था और पिताजी कमजोर हो चुके थे। अगर समीरा के हाथ में सिलाई का हुनर न होता तो शायद वे भूखे मर जाते। रात को जब वह पिताजी को हवेली में नाग दिखने वाली बात बता रही थी तो उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, एक दिन तो उसे लौटना ही था, आखिर कब तक वह बदला लिए बिना रह सकता था? समीरा चौंकी। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? पिताजी ने गहरी सांस ली और बोले, अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वह फिर लौटेगा। इच्छाधारी नाग कभी नहीं मरता, 100 साल बाद फिर से जन्म लेता है। समीरा हंस दी। पिताजी, आप भी ना, ये सब बस किस्से कहानियां हैं। मगर पिताजी के चेहरे की गंभीरता उसे उलझन में डाल रही थी। शाम ढलते ही मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज आंधी और लाल मिट्टी के गुबार से घर की कच्ची दीवारें कांप उठीं। समीरा को डर लगने लगा। उसने फौरन आदिल को अंदर बुलाया और पिताजी की चारपाई कमरे में बिछा दी। रात काफी बढ़ चुकी थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। समीरा चौंक उठी। इतनी रात को कौन आ सकता था? अंदर से ही आवाज लगाई, कौन है?
बाहर से भारी आवाज आई, मुसाफिर हूँ, जख्मी हालत में हूँ। एक रात की पनाह चाहिए। समीरा जानती थी कि उनका घर मुसाफिरों के लिए खुला था, मगर इतनी रात को किसी अजनबी को अंदर बुलाना ठीक होगा। मगर जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े नौजवान को देखकर उसकी सांसें थम गईं। गहरी हरी आंखें, गोरी चिट्टी रंगत और एक शहजादे जैसी शख्सियत। लेकिन उसका हाल बुरा था। जिस्म पर जगह गहरे जख्म थे, कपड़े खून में सने हुए थे। समीरा घबराकर बोली, आपको इतनी चोट कैसे लगी? वह बोला, लोगों ने मारा है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में अजीब सी दहशत थी। समीरा ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। वह खंभे के पास बैठ गया। समीरा सोच रही थी कि पिताजी को जगा दे, मगर फिर ख्याल आया कि उनकी तबीयत खराब है। क्या आपके पास कोई कपड़ा होगा? उसने पूछा। समीरा के पास सिर्फ नए कपड़े थे, मगर उसे अपना पुराना दुपट्टा याद आ गया। उसने वो दुपट्टा निकालकर उसे दे दिया। उसके हाथ जख्मी थे, इसलिए समीरा खुद उसकी मरहम पट्टी करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी करीबी से उसने पहले कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। वह चुपचाप बैठा था, जैसे अपना सब कुछ हार चुका हो। समीरा ने उससे खाने का पूछा तो वह बोला, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। समीरा ने जल्दी से रात का बचा हुआ खाना लाकर दे दिया। उसे देखकर वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत आदमी गांव में किसके घर आया होगा। उसकी आंखें किसी आम इंसान की नहीं लग रही थीं। वह बोला, आपको मेरी वजह से आधी रात को तकलीफ हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ भागा हूँ, वरना वह लोग मुझे मार डालते। समीरा परेशान हो गई। आपके दुश्मन इसी गांव के हैं? उसने सिर हिला दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं। जब तक मेरे जख्म ठीक न हो जाए, मुझे इस घर में रहने दें और किसी को मेरे बारे में मत बताइएगा। समीरा ने बिना सोचे कहा, आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं, हमारे घर में कोई आता जाता नहीं। वह तारीफ भरी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर जमीन पर लेट गया। शायद थकान हद से ज्यादा थी। समीरा भी उसकी तरफ देखते देखते सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घबरा गई। घर में उस अजनबी का नामो निशान तक नहीं था। उसने तो कहा था कि वह 3 दिन रहेगा, फिर अचानक कहाँ चला गया? यही सोचते हुए वह पिताजी और आदिल के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। लेकिन उसका दिल बेचैन था। जब उसके पिताजी ने अचानक उसे आवाज दी, उसने चाय का प्याला रखा और उनके पास चली गई। पिताजी के चेहरे पर हैरानी थी। यह आंगन में अजीबोगरीब निशान कैसे हैं? पिताजी ने गंभीर लहजे में कहा। समीरा ने उनकी निगाहों की सीध में देखा तो सच में फर्श पर अजीब से निशान थे। उसने अनजान बनते हुए कहा, पिताजी, न जाने किस चीज के हैं, आप ही बताइए, आप ज्यादा अनुभवी हैं। पिताजी ने गहरी सांस ली और बोले, ऐसे निशान तो खेतों में दिखते थे जहां नागों का बसेरा होता था। लगता है यहाँ से कोई नाग रेंग कर गया है। पिताजी की बात सुनकर समीरा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वह हंसने लगी। पिताजी, नाग हवेली में था, यहाँ नहीं। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी ने गंभीरता से कहा, डरा नहीं रहा बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये निशान मुझे नागों के ही लगते हैं। समीरा ने उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे। वह मन ही मन किसी और के बारे में सोच रही थी। आखिर वह कौन था? कहाँ चला गया? काश वह दोबारा लौट आए ताकि वह उसका नाम पूछ सके। इस बेचैनी के बीच उसने पड़ोस की काला के बेटे की शादी के लिए कपड़े सिलने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद काला अपने कपड़े लेने आईं। उन्होंने समीरा को ध्यान से देखा और कहने लगीं,
तुझे तो सारी जिंदगी कुंवारा ही रहना पड़ेगा। समीरा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। काला ने ठंडी सांस भरी। देख, एक तरफ तेरा बाप कमजोर है, घर में खाने को कुछ नहीं, तेरा छोटा भाई अभी बच्चा है। ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? समीरा ने धीमे स्वर में जवाब दिया। काला, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं, मैं अपने पिताजी और भाई की जिम्मेदारी उठा लूं, यही मेरे लिए काफी है। काला ने उसके सिर पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे हिम्मत दे बेटी, लेकिन तुझे देखकर रहम आता है। समीरा ने उनकी बातों पर कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई थी। शाम को आदिल ट्यूशन से लौटा और कहने लगा, दीदी ट्यूशन वाली फीस मांग रही थीं। समीरा ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, 1-2 दिन में मिल जाएगी। उसे मालिक पर गुस्सा आ रहा था, जिसने अभी तक खिदमतगार के हाथ पैसे नहीं भिजवाए थे। शायद उसे फिर से जाना पड़ेगा। रात के वक्त जब वह कपड़े सिलाई कर रही थी, तभी उसके पीछे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई, कैसी हो तुम? वह चौंक गई। उसने गर्दन घुमाई और देखते ही उसके होश उड़ गए। वही नौजवान उसके सामने बैठा था। समीरा घबराई हुई बोली, तुम अंदर कैसे आए? उसने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। दरवाजा खुला रह गया था। समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो आदिल को ताकीद की थी कि दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दे। घबराते हुए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तुमने कहा था कि 3 दिन तक रहोगे, फिर कहाँ चले गए थे? समीरा ने पूछा। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया, तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। समीरा को उसकी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद उसने उसकी बेचैनी को भांप लिया था। फिर उसने धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही चला गया था। अगर इस घर में किसी ने मुझे देख लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। समीरा उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने हाँ में सिर हिलाया। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो? समीरा ने बिना कुछ कहे पिताजी के लिए रखा हुआ दूध लाकर उसे दे दिया। उसने देखा कि वह दूध इस तरह पी रहा था जैसे उसे इसकी सख्त जरूरत थी। दूध खत्म करके उसने खाली प्याला लौटाते हुए कहा, तुम बहुत मेहरबान लड़की हो। समीरा उसकी बात सुनकर चुप रही, मगर मन में बहुत कुछ चल रहा था। वह उससे पूछने लगी, तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नौजवान ने समीरा की बात को टालते हुए कहा, नहीं, मुझे अपना बदला खुद लेना है, बस थोड़ा वक्त चाहिए। समीरा उससे बातें करने में इतनी मसरूफ थी कि उसे पिताजी की आवाज सुनाई ही नहीं दी। बेटी समीरा, बेटी इधर आओ। पिताजी की आवाज आई। समीरा घबराकर उठी और अंदर चली गई। पिताजी कहने लगे, बेटा, इतनी देर से देख रहा हूँ, बाहर बैठकर किससे बातें कर रही हो? तुम्हारी आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी। समीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आंगन में झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कहीं चला गया था। जल्दी से खुद को संभालते हुए उसने कहा, पिताजी, किसी से नहीं, आपको वहम हुआ होगा। पिताजी बेचैनी से बोले, नहीं, मैंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा है। समीरा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि उन्हें कोई वहम हुआ है। जब पिताजी सो गए तो वह फिर आंगन में आई, मगर वहां कोई नहीं था। उसे दुख हुआ कि वह बिना बताए चला गया। सुबह जब समीरा नाश्ता बना रही थी, तभी पिताजी के चिल्लाने की आवाज आई, समीरा, इधर आओ बेटी, ये देखो, आज फिर वैसे ही निशान हैं। समीरा बाहर आई तो देखा कि वहीं अजीबोगरीब निशान आंगन में फैले हुए थे। पिताजी घबराते हुए बोले, समीरा, तुमने कहा था कि हवेली में नाग दिखा था, मगर अब तो ऐसा लगता है कि वह जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। पिताजी की आंखों में डर था, मगर समीरा के चेहरे पर बस खामोशी थी। समीरा और उसके पिताजी के दरमियान अजीब बातें होने लगी थीं। पिताजी का यकीन था कि हवेली में जो नाग देखा गया था वह अभी भी जिंदा है और पूरे गांव में घूम रहा है।
यह सुनकर समीरा परेशान हो गई और कहने लगी, पिताजी, वह सांप तो हवेली के मुलाजिमों ने मार दिया था, लेकिन पिताजी को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसी दिन समीरा ने पिताजी से कहा, मालकिन ने अभी तक मेरी सिलाई के पैसे नहीं भिजवाए हैं, मुझे फराना आपा के पैसे वापस करने हैं, तो मैं हवेली जा रही हूँ। उसने आदिल का खाना बनाकर रख दिया और पैदल ही हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन और सुनसान था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जबकि चारों ओर उमस फैली हुई थी। समीरा ने पलट कर देखा तो हैरान रह गई। वह उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा समीरा को बेचैन कर देती थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, जहां तुम जाओगी वहां मैं भी पहुंच जाऊंगा। समीरा ने उसे सवालिया नजरों से देखा और बोली, तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां किसी से दुश्मनी है? उसने सिर हिला दिया और बोला, जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी हो सकता है कि मैं इस गांव में न रहूं। समीरा ने घबराकर कहा, खुदा ना करे तुम हमेशा यहीं रहो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह जल्दी से हवेली की ओर बढ़ गई। जैसे ही हवेली पहुंची, मालकिन ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारे पैसे देना भूल गई थी। आजकल हवेली में बहुत परेशानियां चल रही हैं। वह सिर पकड़कर बैठी थीं और फौजिया को आवाज दी, जाओ मेरे कमरे से पर्स उठा लाओ। फौजिया ने समीरा को गुस्से से देखा और जब समीरा बाहर निकली तो पीछे से बोल पड़ी, तुझे अब भी सुकून नहीं? हवेली में इतनी परेशानियां हैं और तू अपने पैसे लेने आ गई। समीरा ने तमतमाते हुए कहा, शर्म कैसी? मैं घर चलाने वाली हूँ, हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। फौजिया फिर ताने देते हुए बोली, यहाँ तो मालकिन को अपने बेटे और शौहर की पड़ी हुई है, पूरा खानदान खतरे में है। मालकिन बार बार कहती रहती हैं कि जिसका डर था वही हुआ। 3 दिन से हवेली में किसी ने कुछ नहीं खाया। समीरा यह सुनकर और भी परेशान हो गई। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि हवेली के लोग खाने तक से दूर हो गए थे। जब वह घर पहुंची तो देखा कि चाचा हैदर अली पिताजी के पास बैठे थे। वह हवेली के मुलाजिम थे और अक्सर पिताजी से मिलने आ जाते थे। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। समीरा ने सुना कि चाचा हैदर अली कह रहे थे, कल बहुत बड़े सपेरे को बुलाने वाले हैं। वह 7वें गांव में रहता है, 90 साल का हो गया है। वह जहां जाता है वहीं बता देता है कि नाग कहाँ छिपा है। समीरा यह सब सुन रही थी और भीतर ही भीतर डर भी रही थी। पिताजी कहने लगे, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। उन्हें सोचना चाहिए था कि 20 साल बाद वह फिर लौटेगा और तबाही मचाएगा। वे दोनों कोई गहरी बात कर रहे थे, लेकिन समीरा को उसमें शामिल नहीं किया। दूसरे दिन खबर फैली कि सपेरा गांव में आ चुका है। पूरा गांव उस नाग को ढूंढ रहा था जो हवेली में घुस आया था और जिसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह जख्मी होकर कहीं गायब हो गया था। न तो हवेली में था और न ही गांव में उसका कोई सुराग मिल रहा था। इसी वजह से चौधरी साहब ने सपेरे को बुलवाया था। आधी रात को जब समीरा बिस्तर पर लेटी थी तो उसे आंगन में सरसराहट महसूस हुई। उसकी आंखें फौरन खुल गईं। वह घबराकर बाहर आई और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह नौजवान कोने में सहमा हुआ बैठा था। उसकी हालत देखकर समीरा का दिल बेचैन हो जाता था। उसने उस लड़के के जख्मों के बारे में पूछा। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी फ्रीदा जैसी। यह सुनकर समीरा चौंक गई। फ्रीदा कौन थी? उसने पूछा। लड़के की हरी आंखें आंसुओं से भर आईं। वो मेरी मोहब्बत थी। तुम्हारी आंखें बिल्कुल इसी जैसी हैं। तुम्हें देखकर बस उसी की याद आती है। समीरा के दिल में मायूसी उतर आई। इसका मतलब वो पहले से ही किसी और से मोहब्बत करता था। वो सोचने लगी, मैं तो बस एक गरीब दर्जन हूँ और ये इतना खूबसूरत नौजवान।
उसे तो किसी शहजादी के इसे तो किसी शहजादी के साथ होना चाहिए, उसने खुद को संभालते हुए पूछा। तो कहाँ चली गई वह फ्रीदा? लड़के की सांस गहरी हो गई। काश वह जिंदा होती, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि समीरा को लगा कि वह फ्रीदा सच में बहुत खुशनसीब थी जिससे यह नौजवान इतनी मोहब्बत करता था। लड़के की आंखों में गुस्से की चमक थी। मेरी फरीदा को मुझसे छीना गया था, उसने कड़वे लहजे में कहा। उस बात का सदमा मेरी रूह को खा गया है। मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए बेताब हूं। मैं फिर आऊंगा, कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन चाचा हैदर अली समीरा के पिताजी के पास आए। वह कहने लगा, चलो आज सपेरा पूरे गांव में नाग को तलाश करेगा। तुझे भी यह तमाशा देखना चाहिए। पिताजी पहले तो इनकार करने लगे, लेकिन हैदर अली ने उनके कान में कुछ कहा और वह फौरन तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद हैदर अली और पिताजी बाहर गए, लेकिन जब लौटे तो पिताजी बेचैन थे। वह बुदबुदा रहे थे, पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन वह जख्मी नाग कहीं नहीं मिला। समीरा हैरान थी कि पिताजी इतने परेशान क्यों थे। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। हवेली का मालिक चौधरी बशीर अहमद अपने आदमियों के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा था। साथ में एक बूढ़ा सपेरा भी था। चौधरी बशीर अहमद गुस्से से गरजे, रहीमुद्दीन, तूने उस नाग को इस घर में छिपा कर रखा है। हैदर अली ने सब बता दिया है। पिताजी का सर झुका हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने धीमे से कहा। मालिक हंस पड़ा, अगर मेरी बात सच निकली तो सजा के लिए तैयार रहना। मैं मुर्दों को भी कब्र से निकाल सकता हूँ। तभी सपेरे की बीन गूंज उठी। अचानक दीवार के पास एक लंबा मोटा नाग दिखाई दिया। वह झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो गया। पूरा गांव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह नहीं मिला। समीरा कांप रही थी। उसने पिताजी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? हवेली का मालिक आपको इस तरह क्यों कह रहा था? पिताजी ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि मैं उसके बहुत से राज जानता हूँ। समीरा हक्का बक्का रह गई। तो क्या आप एक सपेरे थे? पिताजी ने सर झुका लिया। यह 20 साल पुरानी बात है, जब इस गांव में मेरी और उस चौधरी की बहुत चर्चा थी। मैं एक बहुत बड़ा सपेरा था, लेकिन फिर एक हादसे के बाद मैंने यह काम छोड़ दिया। हमारा गांव उस जगह पर था जहां पर रेत जमीन में दर्जनों सांप और नाग रेंगते नजर आते थे। उसी वक्त हवेली भी नई नई तामीर हुई थी, लेकिन हवेली के एक खुफिया कोने में एक नाग जोड़ा भी आबाद हो गया। वे दोनों अपनी दुनिया में मगन थे, न जाने वहां कौन तपस्या कर रहे थे, लेकिन हवेली के मालिकों ने उन्हें देख लिया। वे उस नाग जोड़े को जान से मारना चाहते थे, क्योंकि नाग का खौफ हर किसी इंसान के ज़हन में था। मैं हर वक्त अपने पिताजी के साथ रहता था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हवेली के मालिक ने पिताजी को बुलाया था। वह पिताजी से कहने लगे कि तूने इस जोड़ी को खत्म करना है। पिताजी ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, हरगिज नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकता। अगर एक नाग मरता है तो उसकी नागिन सदियों तक तुम्हारा पीछा करेगी, और अगर नागिन मरती है तो वह नाग तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, कभी न कभी लौटकर जरूर वापस आएगा। पिताजी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो हवेली के मालिकों को भी शदीद गुस्सा आ गया। उस वक्त तो वह चुप हो गए, लेकिन मैं क्या जानता था कि शहर से वापस गांव की तरफ लौटते हुए अचानक चौधरी बशीर अहमद के कुछ लोग मुझे अगवा कर लेंगे। वे जबरदस्ती मुझे अपनी हवेली में ले गए और कहने लगे, तू भी अपने सपेरे बाप का बेटा है, अब यहाँ बीन बजा, हम भी देखते हैं कि वह नाग और नागिन कहाँ छिपकर बैठे हैं। पिताजी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। वह उस नाग जोड़े को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, तो अब मैं उनकी बात मानने पर मजबूर था। उस रात एक बड़ी ही खौफनाक कहानी रची गई। जैसे ही मैंने बीन बजानी शुरू की, वह दोनों झूमते हुए बाहर आ गए। वे बहुत कम उम्र और मासूम लग रहे थे।
बहुत ही खूबसूरत सुनहरी रंग की वह नाग और नागिन की जोड़ी आज भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुई। मैं यह खौफनाक मंजर देख रहा था। जैसे ही मैंने उन्हें बाहर निकलते देखा मैं फौरन ही वहां से रफूचक्कर हो गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि इस रात वह नागिन अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगी। हवेली के मालिक के हुक्म पर उसके आदमियों ने उस नागिन को जान से मार डाला था, जबकि नाग अपनी जान बचाने के लिए न जाने कहाँ छिप गया था। अब हवेली में जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि नाग नागिन की जोड़ी से हवेली पाक हो चुकी थी। अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। फिर कई साल गुजर गए। अचानक मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया। मैं अब भी यही काम कर रहा था, लेकिन एक दिन एक जहरीले नाग ने मुझे डस लिया। मैं वहीं पर गिर पड़ा। शुक्र था कि उस नाग का जहर मेरे पूरे बदन में नहीं फैला, सिर्फ मेरी टांगों को प्रभावित किया और आज मैं बिस्तर पर मजबूर बनकर लेटा हूं। लेकिन आज वह बुजुर्ग सपेरा जो घर आया है, वह समझ गया था कि हमारे घर में वह नाग मौजूद है। उसकी आहटें मैं भी पहचानने लगा था। जब भी तू मुझसे पूछती कि पिताजी जमीन पर ये निशान कैसे हैं, या जब मैं तुझसे पूछता कि ये निशान कहाँ से आए, तो तू इस बात से इनकार कर देती। तू जानती ही नहीं थी कि ये निशान कैसे हैं, लेकिन मैं उसकी आहटें और उसके निशान अच्छी तरह पहचानने लगा था। वह नाग हमारे ही घर में था। फिर मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में किसी को भी यह बात नहीं बताई। मैं उसे 2-3 दफा दीवार पर रेंगते देख चुका था, लेकिन आज वह यहां से भाग गया है। न जाने अब वह मेरा क्या हाल करेगा। मुझे डर है कि कहीं लोग उसे भी न मार डालें, लेकिन वह पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर होकर आया है। हो सकता है कि अपनी ताकत से इस गांव में तबाही मचा दे। जब पिताजी ने मुझे यह कहानी सुनाई तो अचानक उस चौधरी बशीर अहमद के आदमी आए और पिताजी से गुस्से में कहने लगे, एक बार फिर से वह बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन हम इसे तलाश करके ही रहेंगे। तू पहले की तरह उस नाग जोड़ी की जान बचाना चाहता है। तू ही असल में हमारा दुश्मन है। तभी तो तूने उस नाग को अपने घर में छिपा लिया था। पिताजी ने उनकी बात का जवाब देना भी मुनासिब न समझा। वह फुंकारते हुए खुद ही धमकी देते हुए वहां से चले गए। मैं पिताजी को तसल्ली दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताजी के चेहरे पर भी कोई फिक्र, कोई गम नहीं था। रात को मैं सिलाई मशीन पर बैठी अपने कपड़े सिल रही थी, जब अचानक मुझे अपने पीछे आहट सी महसूस हुई। मैंने देखा सब्ज आंखों वाला वह खूबसूरत नौजवान मेरे पीछे ही बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हैरान होकर उससे कहने लगी। वह कहने लगा, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कहने लगी, क्या तुम यह गांव छोड़कर जा रहे हो? उसने कहा, हाँ, मैं यह गांव छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। सुबह तक उस हवेली में हंगामा मचा होगा, लेकिन क्या तुम यह जानना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे सामने बार बार क्यों आता रहा? उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उसे कहना चाहती थी कि यह मेरे दिल की आवाज थी। वह बार बार मेरे सामने आ रहा था क्योंकि सच में ही मैं उसे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। फिर उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, तुम अपने पिताजी से पूछ लेना मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। वह मुझे न सिर्फ जानते हैं बल्कि पहचानते भी हैं। अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं। इसके धोखे में मत आओ बेटी। यह इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। अचानक मेरे पीछे पिताजी की आवाज सुनाई दी। मैं खौफजदा होकर पलटी तो पिताजी मेरे पीछे ही खड़े थे। तभी मैं उसकी सब्ज चमकती आंखों को देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें रंग बदल रही थीं, लेकिन वह पिताजी को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। तभी वह पिताजी के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, रहीम उद्दीन।
तूने पहले भी मेरी जान बचाने की कोशिश की थी और आज भी तूने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। लेकिन तू मेरी नागिन को न बचा सका, तेरी वजह से वह मर गई। लेकिन यह बाद में मुझे पता चला कि तूने उसे बचाने की कोशिश की थी। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना जहर तेरे जिस्म में छोड़ दिया था, लेकिन तू बच गया। यह तेरी खुशनसीबी थी। अब मैं जा रहा हूं। तेरी यह बेटी बहुत ही अच्छी है। मैं चाहता हूं कि इसकी किस्मत भी इसी के जैसी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका अजर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जाते जाते तुम्हारे घर में एक चीज छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए बेहतरीन साबित होगी। यह कहते ही उसने एक आखिरी नजर मुझ पर डाली और अचानक ही नाग बनकर उस घर से इस तरह रेंगता हुआ चला गया जैसे वह कभी आया ही नहीं था। मैं वहीं सन्न खड़ी थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने आने वाला वह खूबसूरत नौजवान जो हमारे ही घर में हर वक्त मौजूद रहता था एक इच्छाधारी नाग था। मैं अभी तक सदमे की कैफियत में खड़ी थी। पिताजी ने ही मुझे कंधे से हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। समीरा, उठो, जल्दी से उठो। पिताजी की चीख ने मुझे चौंका दिया। पूरी हवेली तबाह हो गई है। मालिक मर गया है। मेरे होश उड़ गए थे। चौधरी बशीर अहमद मर गया था। उसे किसी जहरीले नाग ने डस लिया था। यह खबर सबके लिए बहुत बड़ी थी। फिर उस दिन पिताजी कहने लगे, हम यह गांव छोड़कर चलते हैं, इससे पहले कि लोग इल्जाम हमारी तरफ लगाएं। पिताजी परेशान थे। मैं जल्दी जल्दी घर का सारा सामान समेटने लगी, लेकिन अचानक मेरी नजर एक चमकती हुई खूबसूरत चीज पर पड़ी। मैंने जैसे ही उसे उठाकर देखा, पिताजी उसे पहचान गए। यह हीरा है जो नाग हमारे लिए छोड़कर गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ। पिताजी ने उसे संभालकर अपनी हथेली पर रखा और फिर उसे एक सफेद कपड़े में लपेट लिया। हमने यह गांव छोड़ दिया। शहर रोशन में आकर हमने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। उस नाग के दिए हुए हीरे ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। उसकी कीमत करोड़ों में थी। पिताजी का इलाज हो गया। आदिल अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने लगा, जबकि मैंने अपना बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया। अब वह शहर का मशहूर व मारूफ बुटीक मेरे नाम पर था। कोई यह नहीं कह सकता था कि यह लड़की कभी एक गरीब दर्जी लड़की थी जो पैसों के लिए मारी मारी फिरती थी। पिताजी मुझसे कहते, अब तू भी शादी कर ले, अपनी जिंदगी का नया आगाज कर। लेकिन मैं पिताजी को कैसे कहती कि उस हरी आंखों वाले नाग ने मेरा दिल अपने कब्जे में कर लिया था। भले ही वह एक नाग था, लेकिन वह मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था।